हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये टॉपिक हमें क्या सिखाने की कोशिश करेगा, क्या समझाने की कोशिश करेगा और क्या जताने की कोशिश करेगा। चलिए इसके बारे में सीखते हैं। तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब मैंने किस प्लेस पे सप्लाई किया है, मैंने किस प्लेस पे सप्लाई किया है, ये मुझे यहाँ पे पता लगा। तो ये तो सर बहुत इजी है, किस प्लेस पे सप्लाई किया है। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र के किसी लोकेशन पे अगर मैंने गुड्स को सप्लाई किया है या फिर सर्विसेज को सप्लाई किया, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र में जाके अगर गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ महाराष्ट्र हो जाए। एकदम सही जवाब। बस यही हम लोग को यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि अगर विद इन स्टेट वाला अगर केस होगा, तो उस वाले केस में आपको CGST SGST की लायबिलिटी अराइज। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र में जाके अगर गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करेंगे या सेल करेंगे, तो उस केस में आपकी IGST की जो लायबिलिटी है ना, वो अराइज है। बस यही हम लोग को यहाँ पे इस टॉपिक में पता लगाना, सीखना और समझना। समझो मैंने क्या बोला? नहीं समझा? लिख के बता तो शायद आपको समझेगा। तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक डीलर हूँ, डीलर बोल सकते हैं, या फिर मैं एक सप्लायर हूँ। ठीक है? तो मैं डील करता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज में। डील का मतलब यहाँ पे समझो कि मैं सप्लाई करता हूँ, सप्लाई को समझ सकते, सेल करता हूँ। तो मैं डील करता हूँ, सप्लाई करता हूँ, सेल करता हूँ, क्या करता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज में। और पूरी इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया भी समझ सकते हैं। आप इंडिया में भी गुड्स में डील कर सकते हो या फिर आउट ऑफ इंडिया में भी गुड्स में डील कर सकते हो। ठीक है? तो आपने जिस जगह पे या फिर आपने जिस लोकेशन पे उसको सप्लाई किया है, आपने जिस लोकेशन पे सप्लाई किया है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। और उसके हिसाब से मेरी GST की लायबिलिटी डिसाइड होती है। तो सर ये GST की लायबिलिटी क्या डिसाइड होती है? तो जैसे अगर आपको पता रहेगा कि जो GST की जो लायबिलिटी है ना, वो प्लेस के हिसाब से डिसाइड होती है। कैसे? जैसे अगर आपको पता रहेगा कि अगर आप विद इन स्टेट में अगर डील करते हो, विद इन स्टेट, जैसे मैं रहता हूँ समझो महाराष्ट्र में। ठीक है? अब महाराष्ट्र के अंदर जैसे पुणे में, नासिक में, सोलापुर में, कोल्हापुर में, अगर ऐसी सिटी में जाके अगर अपने प्रोडक्टों में सेल करो या फिर अपनी सर्विसेज को सेल करो, तो वो विद इन वाला स्टेट हो गया। तो विद इन वाले स्टेट में हम लोग की जो GST की जो लायबिलिटी है ना, वो दो टाइप की अराइज होती है। एक होता है CGST, हमें पे करना पड़ता है, और दूसरा SGST पे करना पड़ता है। अगर वही आउटसाइड ऑफ अगर महाराष्ट्र होगा या आउटसाइड ऑफ स्टेट अगर होगा, तो उस वाले केस में फिर आपकी जो GST की जो लायबिलिटी है ना, वो IGST वाली अराइज होती है। अगर आप विद इन महाराष्ट्र में अगर डील करेंगे, तो आपको दो टाइप का टैक्स पे करना पड़ेगा, एक CGST और दूसरा SGST। तो ये आपकी GST की लायबिलिटी होगी। अगर आप आउट ऑफ स्टेट मतलब महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी दूसरी स्टेट के साथ अगर आप लोग डील करोगे, तो उस वाले केस में आपकी कौन सी लायबिलिटी अराइज होगी? IGST वाली आपकी लायबिलिटी अराइज होगी। बस हम लोग को यही यहाँ पे पता लगाना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मतलब मैंने किस प्लेस पे सप्लाई किया है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। और उसके हिसाब से मुझे पता लगाना है कि यहाँ पे मेरे को CGST SGST पे करना है या फिर मुझे IGST पे करना है। तो इसको पता लगाने के लिए, समझाने के लिए कुछ कुछ रूल्स बनाए गए, बस आप लोग उसको फॉलो करो। अगर वो रूल नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो GST का एक फीचर इसको समझ लो। अगर वो फीचर अगर आपको समझ में आ गया ना, तो मोस्ट ऑफ द केस में आप लोग ट्राई करोगे तो आपका आंसर राइट ही आने वाला है। मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी चांसेस ज्यादा है। तो GST का एक फीचर है। तो GST का क्या फीचर है? तो GST का एक फीचर है कि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर बोल सकते हो, तो जहां पर का मतलब होता है प्लेस। तो जिस प्लेस पे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाएगा, जिस प्लेस पे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाएगा, वही आपका प्लेस हो सप्लाई। GST का एक फीचर है, जिस फीचर को बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जहां पर आप गुड्स को सप्लाई करोगे और जहां पे आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड करोगे, जहां पर वो कंज्यूम होगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई।
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं रहता हूँ समझो महाराष्ट्र में, ठीक है, और मैं एक सप्लायर हूँ। मैंने महाराष्ट्र से गुड्स सप्लाई किया समझो गुजरात, और गुजरात में समझो मेरा कस्टमर है। मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, मैंने महाराष्ट्र से गुड्स को सप्लाई किया गुजरात में। तो गुड्स कहाँ पे कंज्यूम होने वाला, तो गुड्स कहाँ पे कंज्यूम होने वाला, गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात में अपने गुड्स को सप्लाई किया। तो जहां पर वो कंज्यूम किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। तो ये वाले एग्जांपल में मेरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मैं गुजरात, तो गुजरात वाला केस आ गया, तो ये आउट ऑफ स्टेट हो गया, आउट ऑफ स्टेट मतलब अदर स्टेट हो गया। तो फिर अदर स्टेट के केस में फिर आपकी जो जीएसटी की लायबिलिटी क्या राइज होगी, तो इस वाले केस में फिर आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। नहीं समझा? दूसरा एग्जाम्पल समझो कि सेम एग्जाम्पल है कि मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में और मैं एक सप्लायर हूँ, और मैंने समझो कि सर्विसेज प्रोवाइड की, सर्विस मैंने दिया समझो सोलापुर में, और सोलापुर भी समझो कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। मतलब मैंने अपनी जो सर्विस है वो मैंने सोलापुर में प्रोवाइड की। अब सोलापुर जो कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। तो महाराष्ट्र विद इन स्टेट वाला केस हो गया। मतलब अगर मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सोलापुर होगा। सोलापुर एक सिटी है, अगर कोई पूछेगा इसका स्टेट बताओ, तो मैं स्टेट बताऊंगा महाराष्ट्र। तो मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में और मैंने सप्लाई भी महाराष्ट्र के अंदर किया, तो विद इन स्टेट वाला केस हो गया। अगर विद इन स्टेट वाला केस रहेगा तो उस टाइम पे आपकी कौन सी जीएसटी अराइज होगी, सी जीएसटी और एस जीएसटी, ये दो टाइप की जीएसटी आपकी अराइज होगी। तो वही यहाँ पे आपको पे करनी है, प्लस एस जीएसटी। बस पूरी टॉपिक में यही हम लोग को पता लगा, और कुछ भी नहीं। मतलब आपने किस प्लेस पे आपने सप्लाई किया वही आपका प्लेस है सप्लाई। तो अलग अलग कुछ सिनारियो है जिसके बेसिस पे मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो कुछ केसेस हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वो केसेस आपको समझ में आ गया तो मोस्ट ऑफ द केस में आप लोग सारे के सारे आंसर को सही पिक कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं केस आपको बता रहा हूँ वो है सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अभी हम लोग गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है वो हम लोग बात करेंगे। सप्लाईज ऑफ गुड्स, तो गुड्स का हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहला केस है, तो फर्स्ट केस क्या है, तो फर्स्ट केस है व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। तो व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व का मतलब होता है कि जब गुड्स का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है तो आप लोग उसको बोल सकते हैं कि गुड्स का मूवमेंट हो। तो ऐसे सिनारियो में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा कि जहां पर वो मूवमेंट खत्म होगा या फिर टर्मिनेट होगा, उस वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा। एग्जाम्पल समझो कि मैं रहता हूँ समझो कर्नाटका, मैंने समझो कि मशीनरी मशीनरी सेल की है, सेल का मतलब होता है सप्लाई की है, ठीक है। मेरे एक कस्टमर को मैंने सप्लाई किया है, और मेरा जो कस्टमर है वो रहता है समझो पंजाब। मैं सप्लायर हूँ, मैं रहता हूँ कर्नाटक में, कर्नाटक से मैंने मशीनरी बेचा, सेल किया, किसको सेल किया, मेरे एक कस्टमर को मैंने सेल किया। और मेरा जो कस्टमर है कहाँ पे रहता है, पंजाब में रहता है। तो देखो यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है। क्योंकि जब आप मशीनरी को सेल करोगे तो क्या लगता है, आप मशीनरी को गोद में उठा के लेके जाओगे पंजाब, नहीं, तो वहां पे आप ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करोगे। तो बाय ट्रक लेके जा रहे हैं, बाय लॉरी लेके जा रहे हो, जैसे भी जो भी आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करोगे,
तो जब आप उसको लेके जाओगे तो इसके बीच में आपका गुड्स का मूवमेंट होगा। तो ये वाले सिनेरियो में गुड्स का मूवमेंट होने वाला। तो जहां पर भी गुड्स का मूवमेंट होगा और जो मूवमेंट जहां पे एंड होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस वाले केस में आपका जो मूवमेंट है कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि कहाँ पे वो खत्म हो रहा है। तो सर खत्म तो पंजाब में होने वाला। इसलिए यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मैं पंजाब। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब जब भी गुड्स का मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके जाने का काम अगर होता रहेगा तो जहाँ पे वो खत्म होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो ये था हमारा पहला केस। तो इसका आंसर क्या आप लोग लिख सकते हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड का मतलब होता है एंड, दैट प्लेस, दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब जहां पर आपका मूवमेंट टर्मिनेट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पंजाब। तो कभी कभी आपको एग्जाम में प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा जाएगा तो आप लोग प्लेस तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आपको उसमें रीजन भी लिखना पड़ता है। तो ये रीजन आप लोग इसमें यूज कर लें कि व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेटेड और एंड, दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट दूसरा केस आप आते हैं। दूसरा केस है कि व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व। तो जब गुड्स का मूवमेंट नहीं होगा तो उस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। ये समझो कि फॉर एग्जांपल कि मैं रहता हूँ समझो राजस्थान में, ठीक है, और मैं घूमने फिरने के लिए समझो एक लोकेशन पे चला गया। समझो कि मैं चला गया घूमने के लिए कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर चला गया, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में समझो कि फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया, ठीक है। अब मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया या फिर ख़राब हो गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ठीक है, तो अब मेरे को ज़रूरत क्या पड़ेगी कि मुझे एक नया फ़ोन लेना पड़ेगा। तो मैं कश्मीर की किसी शॉप में जाऊँगा, मोबाइल शॉप में जाऊँगा और वहाँ से मैं एक न्यू मोबाइल फ़ोन परचेज़ करूँगा, बराबर? अब यहाँ पर 2 लोकेशन आ गए। मैं रहता हूँ राजस्थान में और मैंने जो मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है, वो कहाँ से परचेज़ किया? जम्मू एंड कश्मीर से परचेज़ किया, ठीक है? तो मुझे बताओ कि गुड्स की जो डिलीवरी है या फिर मोबाइल फ़ोन की जो डिलीवरी मुझे कहाँ पर रिसीव हुई? तो ये सिनेरियो में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको जो गुड्स अवेलेबल कराया मतलब आपको जो गुड्स को अवेलेबल कराया गया वो कहाँ पे कराया गया, कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में आपको कराया। तो इस वाले केस में फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं, मतलब आप जहाँ पे खरीदने के लिए गए और वहीं पे आपको उसकी गुड्स की डिलीवरी करा दी गई। तो यहाँ पे कोई गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप जिस शॉप पे गए वहीं पे आपको वो सामान मिले। तो ऐसे वाले केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर गुड्स की डिलीवरी की जाएगी वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इसलिए सेकंड केस लिखा व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व। तो जब कभी गुड्स का मूवमेंट अगर नहीं होगा तो जहां पर आपको गुड्स की डिलीवरी की जाएगी वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो, अगर आंसर लिखना है तो वेयर सच गुड्स आर डिलीवर्ड, मतलब जहां पर आपको उस गुड्स को डिलीवर किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो इसलिए लिखा कि वेयर सच गुड्स आर डिलीवर्ड, जहाँ पे आपको उसकी डिलीवरी मिल जाएगी या फिर जहाँ पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा, डिलीवर बोलो या फिर अवेलेबल कराया जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो ये था आपका दूसरा केस, ठीक है। चलो अब समझते हैं तीसरा केस। दूसरा केस है कि गुड्स सप्लाइड, गुड्स, समझो कि गुड्स
assembled or installed at site। तो मैंने यहाँ पे तीसरा केस लिखा है कि when goods assembled or installed at site। इसका मतलब क्या होगा कि जब गुड्स को कहीं पे असेंबल किया जाता है या फिर किसी गुड्स को कहीं पे इंस्टॉल किया जाता है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। उस वाले केस में या उस वाले सिनारियो में वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। अब इसका एग्जांपल लेके आपको समझा कि समझो कि मैं रहता हूँ, समझो केरला। मैं रहता हूँ कहाँ पे? केरला। ठीक है। और मैं समझो, मैं ऑलवेज अपने आप को सप्लायर ही बोलता हूँ तो थोड़ा आपको समझेगा इसे। तो मैं एक सप्लायर, ठीक। और मेरा जो कस्टमर है वो समझो रहता है तेलंगाना। ठीक है। और मेरा जो कस्टमर है उस कस्टमर की एक फैक्ट्री है, और वो जो फैक्ट्री है वो समझो है तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे तीन लोकेशन आ रहा है। मैं जो सप्लायर हूँ मैं रहता हूँ केरला में, मेरा जो कस्टमर है वो रहता है तमिलनाडु में, और उस जो मेरा जो कस्टमर है उस कस्टमर की जो फैक्ट्री है वो है समझो तमिलनाडु। वो तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है। तो मेरे कस्टमर ने मुझे बोला या मुझे ऑर्डर दिया कि उसको एक मशीन इंस्टॉल करनी है। उसको एक मशीन क्या करनी है? इंस्टॉल करनी है। तो मशीन इंस्टॉल करने का मुझे ऑर्डर दिया। ठीक है। तो मैंने बोला वो मशीन आपको कहाँ पे इंस्टॉल करनी है? तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरी जो मशीन को मुझे जो इंस्टॉल करना है वो मुझे मेरी फैक्ट्री में इंस्टॉल करना है। तो उसकी जो फैक्ट्री कहाँ पे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जाके मैंने उसकी फैक्ट्री को क्या कर दिया? इंस्टॉल कर दिया। अब ये वाले केस में मेरे को समझना है कि ये वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो यहाँ पे तीन लोकेशन का नाम आ गया, केरला, तमिलनाडु और दूसरा तेलंगाना। तो ये वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो उसके नाम में उसका मतलब छुपा होगा कि व्हेन गुड्स असेंबल और इंस्टॉल एट साइट। तो जिस साइट पे आपके मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा ना, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो ये वाले पूरे सिनारियो में मशीन को इंस्टॉल कहाँ पे किया जा रहा है? तमिलनाडु में किया जा रहा है। तो तमिलनाडु आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर सच गुड्स इंस्टॉल और असेंबल एट साइट। तो वेयर सच गुड्स और इंस्टॉल और असेंबल एट साइट, तो जिस साइट पे जहां पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा केस। फिर चौथा केस है व्हेन गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड एट कन्वीनियंस। तो मैंने लिखा है कि जब गुड्स को सप्लाई किया जाता है बोर्ड में एट कन्वीनियंस, तो इसका मतलब जब इंसान सफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो इंसान जो सफर करता है या तो वो बाय एयर से सफर करेगा, बाय ट्रेन से सफर करेगा, बाय वेसल से सफर करेगा, शिप के थ्रू हो सकता है, बाय रोड भी जा सकता है, उसकी जैसी इच्छा रही वैसे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल एयर वाला तो समझो कि कोई कस्टमर है जो एयर से सप्लाई कर रहा है और वहां पे इसको गुड सप्लाई किया गया। तो समझो कि जो कस्टमर है या जैसे कि मैं हूँ, तो मैं रहता हूँ समझो बिहार में। अब बिहार से समझो मुझे जाना है गुजरात में। ठीक है। अब बिहार से मुझे गुजरात जाना है तो उसके बीच में बहुत सारे लोकेशन आएंगे, उसके अंदर एक दो स्टेट भी कवर हो जाएगा समझो यहाँ पर। ठीक है। और बिहार में मैंने जब अपना सफर स्टार्ट किया, जब मैं प्लेन में चढ़ा, तो जैसे जैसे 1 घंटे का सफर हुआ तो यहाँ पे एक लोकेशन पे, यहाँ पे इस लोकेशन पे मैंने ऑर्डर दिया खाने पीने का। मुझे भूख लगी तो मुझे, मतलब फ्री में अगर मिलता रहेगा तो ठीक है, अगर फ्री में नहीं मिलता रहेगा
तो आपको परचेस करना पड़ेगा। तो समझो मैं परचेस कर रहा हूँ, तो एक पॉइंट पे मैं यहाँ पे आके, एक लोकेशन है समझो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई एक लोकेशन होगा, और उस लोकेशन पे मैंने ऑर्डर दिया, मैंने बोला कि मेरे को खाने पीने की चीज़ चाहिए, ठीक है। तो उन लोग ने मुझे गुड सप्लाई किया। अब पायलट क्या करेगा, दूरबीन लेगा और दूरबीन से चेक करेगा कि इस बंदे ने किस लोकेशन पे हमें ऑर्डर दिया, बराबर। ऐसा करेगा क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि विद इन अ सेकेंड जो एरोप्लेन की जो स्पीड रहती है 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की स्पीड से वो चलती है, तो विद इन सेकेंड लोकेशन चेंज होता रहता है, तो इसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें रूल क्या बनाएगा कि जहां पर खाने पीने की चीजों को लोड किया जाएगा, जहां पर खाने पीने की चीजों को लोड किया जाएगा, उस वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होएगा। मतलब कभी कभी कैसा होगा कि एक कस्टमर ने यहाँ पे ऑर्डर दिया, दूसरे कस्टमर ने इस पॉइंट पे ऑर्डर दिया, किसी ने यहाँ पे दिया, किसी ने यहाँ पे दिया, किसी ने यहाँ पे दिया, तो हर केस में प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि जहां पे खाने पीने की चीज को लोड किया जाता है, तो जनरली क्या होता है कि जहां पर या जहां से सफर स्टार्ट होता है, उसी सफर के दौरान वहां पे ही गुड्स को लोड किया जाता है। तो कहाँ पे लोड किया जाएगा? तो बिहार में इसको लोड किया जाएगा। तो बिहार में जब गुड्स को लोड किया गया, तो उस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? उन्होंने बिहार हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने की चीजों को आपने बिहार में लोड किया। इसलिए इसका आंसर आएगा कि वेयर सच गुड्स हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड। मतलब जहां पर आप उस गुड्स को बोर्ड पे लेके आते हो, या जहां पे आप उसको लोड करते हो, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये था आपका चौथा केस, ठीक है। नेक्स्ट, चलो फिफ्थ केस देखते हैं। तो फिफ्थ केस में लिख के दिया है कि व्हेन गुड्स सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, ऑफ थर्ड पर्सन। तो इसका मतलब क्या हो कि जब गुड्स को सप्लाई किया गया, जब गुड्स को सप्लाई किया गया ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, गुड सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तब ये होता क्या, पहले ये समझते हैं, तभी आपको उसको समझ पाओगे। तो फिफ्थ केस हमारा क्या है कि व्हेन गुड सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन के डायरेक्शन के बेसिस पे हम गुड्स को सप्लाई करेंगे, तो उस वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे पता लगा। तो एग्जाम्पल देता हूँ कि समझो कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए नाम का जो बंदा है, वो रहता है समझो महाराष्ट्र में, और वो है समझो कस्टमर है, ठीक है। और उसका एक सप्लायर है, उसका मिस्टर बी समझो, तो वो जो सप्लायर है वो रहता है समझो यूपी में, ये सप्लायर। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑर्डर दिया कि मुझे 10 लाख रुपए का गुड्स चाहिए, 10 लाख रुपए का गुड्स चाहिए, ठीक है। और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि ठीक है सर, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए विद इन एक वीक का तो मेरे को टाइम चाहिए, क्योंकि बाकी लोग का भी ऑर्डर है, तो मुझे उनको भी फुलफिल करना है। तो मैं बोला, उस कस्टमर ने बोला ठीक है चलेगा। और ये जो ए नाम का कस्टमर है, ये क्या करता है, इससे माल खरीदता है, फिर ये अपने किसी एक कस्टमर को सेल करता है, उसका नाम है समझो सी, और वो रहता है समझो बिहार में। बात को समझो, अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर आपको नहीं समझे। वापस एक बार बता रहा हूँ कि मिस्टर ए नाम का जो कस्टमर है, वो रहता है महाराष्ट्र में, उसने ऑर्डर दिया अपनी बी नाम के सप्लायर को, जो रहता है यूपी में, और कितने लाख का ऑर्डर दिया, 10 लाख रुपए का उसको गुड्स चाहिए। और मिस्टर ए क्या करता है, बी से खरीदता है, और बी से खरीद के ए फिर किसको कर बेचता है, सी को बेचता है। मतलब कोई इंसान किसी से खरीदेगा और फिर किसी को बेचेगा। तो समझो कि फॉर उसने इसको बोला कि मैं आपको एक वीक में इसकी डिलीवरी करा दूँ, उसने बोला ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और 2 दिन के बाद इसके
कस्टमर का इसको कॉल आता है और बोलता है कि अर्जेंट में मुझे माल चाहिए, प्लीज जल्दी से मेरे को फॉरवर्ड करो। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मेरे पास मतलब ए ने क्या सोचा कि मेरे पास एक हफ्ते में माल आएगा, फिर माल आने के बाद फिर बाद में मैं उसके पास भेजूंगा, तो इसमें तो काफी ज्यादा टाइम चले जाएगा। तो फिर ए ने क्या किया, बी को कॉल किया और उसको बोला कि काम करवाए कि जो आप मुझे गुड्स डिलीवर करने वाले हो ना, वही गुड्स क्या कर दो मालूम है, सीधा आप बिहार भेज दो, और जो भी लेन देन का काम रहेगा हम लोग आपस में कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो अब मेरे पास मत भेजो, मेरे पास मतलब अब आप इसको महाराष्ट्र में मत भेजो, अब सीधा आप उसकी गुड्स की डिलीवरी कहाँ पे कर दो मालूम है, गुड्स की डिलीवरी सीधा बिहार में कर दो। और हमारा जो भी लेन देन का काम रहेगा हम लोग आपस में बाद में कर लेंगे। तो जब ऐसे केस में, जब ऐसा कोई केस अगर क्रिएट होता है, तो उस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बोला जाता है? तो सर सिंपल सा आइडिया है कि आपने गुड्स की डिलीवरी कहाँ पे कराई है, तो गुड्स की डिलीवरी आपने सर बिहार में कराई है, तो बिहार ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बराबर। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब बी नाम का जो सप्लायर है, जब वो बिल बनाएगा, तो वो सी के नाम से बिल बनाएगा कि ए के नाम से बिल बनाएगा? अफकोर्स सर ए के नाम से बनाएगा, क्योंकि ए उससे खरीद रहा है ना, ए उससे खरीद रहा है। तो जब बी बिल बनाएगा तो सीधा ए के नाम से बनाएगा, और जब बिल बनाएगा तो उसके ऊपर एड्रेस भी किसका होगा, इसका ही होगा। इसलिए इस वाले सिनारियो में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मालूम है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र वाला जो कस्टमर है या फिर ये जो कस्टमर है, इसी को बोलते थर्ड पर्सन। इसी को क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का जो लोकेशन होगा, ऐसा माइंड में सेट कर लो कि थर्ड पर्सन का जो लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि फलाना फलाना ये थर्ड पर्सन का। तो जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे, हर ट्रांजेक्शन में जहां पे भी आपको थर्ड पर्सन नजर आ रहा है, थर्ड पर्सन ही आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इसका अगर आपको आंसर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का जो लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो ये था हमारा फिफ्थ। ठीक है, अब उसके बाद गुड्स का और एक केस देख लेते हैं। सिक्स केस लेते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने गुड्स को इंपोर्ट करा है। अब इंपोर्ट क्या होता है कि आप आउट ऑफ इंडिया से जाके, समझो कि चाइना से आप कोई गुड्स खरीद के लेके आ रहे हो इंडिया में, तो उस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो सिंपल है सर, जहां पर वो कंज्यूम होगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, शायद तभी आपको समझेगा। तो समझो कि फॉर एग्जांपल कि मैं रहता हूँ, समझो हरियाणा में, ठीक है, और मेरा जो सप्लायर है, मेरा जो सप्लायर है वो रहता है समझो चाइना में, और मैं उसका समझो कस्टमर हो गया। ठीक है, तो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, मतलब मैं यहाँ से इंपोर्ट, या तो आप बोल सकते इंपोर्टर, मैं इंपोर्टर, और ये समझो एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्ट करने वाला अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, तो मैंने समझो कि वहां से मोबाइल फोन परचेस किया। अब मोबाइल फोन मैंने परचेस किया समझो काफी ज्यादा। अब जब वो मुझे चाइना से इंडिया में माल जब भेजेगा, तो किसी ना किसी पोर्ट पे या किसी किसी एयरपोर्ट पे उसको उतारा जाएगा। फिर वहां से उतारने के बाद फिर जाके फिर जहाँ पे इसका जो लोकेशन है वहां पे जाए। तो समझो कि फॉर एग्जांपल कि हरियाणा से समझो मुंबई के किसी पोर्ट पे माल को उतारा गया, मुंबई के किसी पोर्ट पे माल को उतारा गया, और फिर वहां से फिर उतार के फिर उसको हरियाणा लेके चला गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऑफकोर्स ऐसे ही होता है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं जा सकता है। डायरेक्टली मतलब बाय, अगर समझो कि सामने वाला अगर शिप के थ्रू अगर आपको भेज रहा है, शिप के थ्रू भेज रहा है, तो शिप के थ्रू भेजने से क्या होगी, कहीं तो कहीं किसी पोर्ट पे उसको उतरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ पोर्ट वाला। तो मुंबई की किसी पोर्ट पे उस माल को उतारा गया, फिर उतारने का फिर इसको हरियाणा लेके चला गया। अब यहाँ पे देखो तीन लोकेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा। मैं रहता हूँ हरियाणा में, मेरा जो सप्लायर है वो रहता है चाइना में,
और मुंबई को उतारा, और गुड्स को उतारा कहाँ पे गया, मुंबई के पोर्ट पे। तो ये तीसरा लोकेशन। अब इन तीनों में से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? तो सिंपल है सर, गुड्स को कहाँ पे उतारा गया, मुंबई पोर्ट पे। तो मुंबई पोर्ट ही आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और ये आपका आंसर गलत, क्योंकि कोई भी सामान को डायरेक्टली आप नहीं पहुंचा सकते किसी के पास, उसको वाया वाया ही जाना पड़ेगा। लेकिन एंड में वो यूज कहाँ पे होने वाला है, वो आपको सोचना है। तो एंड में वो कहाँ पे यूज होने वाला है गुड्स को, हरियाणा में यूज होने वाला है। तो उस वाले केस में हरियाणा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मतलब आप लोग ऐसा समझो कि लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर, इम्पोर्टर का जो लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ये कब होगा, अगर आप गुड्स को इम्पोर्ट करोगे। तो गुड्स को इंपोर्ट करते समय वाया वाया जगह पे अगर माल उतरते हुए अगर आपके पास आ रहा है, तो उस प्लेस को आपको कंसिडर ही नहीं करना। फाइनल कहाँ पे कंज्यूम होने वाला है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। इसीलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स में लोकेशन क्या होगा, मैं लोकेशन ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्टर का जो लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो समझो कि मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया, समझो जर्मनी में। तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जर्मनी। क्योंकि गुड्स को कहाँ पे कंज्यूम किया जाएगा, जर्मनी में। तो जर्मनी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आउट ऑफ इंडिया वाला केस होगा बस। तो ये 7 केसेस आपको याद रखना है गुड्स का केस। पहला क्या था, व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स। दूसरा क्या था, व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व। तीसरा क्या था, व्हेन गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल एट साइट। चौथा क्या था कि व्हेन गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड एट कन्वीनियंस। फिर पांचवा क्या था कि व्हेन गुड्स सप्लाई ऑन डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। और 6 क्या था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और 7 क्या था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बस ये चीजें याद रखो। रीजन आपको क्या देना है, मतलब उसका आंसर लिखना है, फिर बाद में रीजन आप अपने ओन से भी लिख के दे सकते हो कि ये फलाना जगह पे गया इसलिए इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड। आप अपने ओन से भी लिख सकते हो। मैंने भी यहाँ पे रीजन आपको दे दिया है, बस इसको फॉलो कर लेना, आपका काम हो जाए। तो इस वाले केस में आप लोग रीजन लिख सकते हैं, लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर। ठीक है, चलो। तो ये था प्लेस, ये था सप्लाई ऑफ गुड्स।